ऑडियो वीडियो इज क्लियर? ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग। लास्ट वाली क्लास में हमने जो अरावली वाला जो पार्ट है, अरावली पार्ट के अंदर हमने कंप्लीट किया था अरावली के जो पासेज या दरें हैं उनके बारे में। तो लास्ट में अरावली के पासेज या दरों के अंदर अपनी जो बात हुई थी उसमें मुख्यतः एक तो उदयपुर के नीचे जो सलूम्बर वाला पार्ट है, सलूम्बर में अरावली का एक प्रमुख दर्रा जिसको हमने नाम दिया था ढेबर, जिसको ढेबर पास या ढेबर नाल कहा जाता है, जिससे राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी जयसमंद रिलेवेंट, जयसमंद झील इससे संबंधित है। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है, ढेबर के बाद में वो आता है उदयपुर को लेके कुछ प्रमुख पासेज, जिसके अंदर हमने कुछ प्रमुख दरों में देवारी की बात की थी, देवारी के बाद में केवड़ा जो कि सलूम्बर से जोड़ता है, उदयपुर सलूम्बर। फिर बाद में एक जो सेंचुरी के तौर पे है और एक नाल के रूप में है फुलवारी नाल, और एक लास्ट में हाथी नाल। तो यहाँ एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि देवारी में केवड़ा का फूल किसने तोड़ा? हाथी ने। और ये घटना कहाँ की थी? ये घटना थी अपने उदयपुर की। फिर हाथी ने तोड़ते उसको चैलेंज कहाँ मिला? मान सिंह जी के द्वारा हल्दी घाटी में। तो हल्दी घाटी यानी राजसमंद की तरफ। तो राजसमंद के कुछ पासेज हमने कवर किए थे जहां हाथी घोड़ा यानी हाथी गिरा, तो हाथी घोड़ा नाल जो कि मुख्यतः राजसमंद उदयपुर के बीच की कनेक्टिविटी है, राजसमंद एंड उदयपुर। उसके अलावा हाथीगुड़ा नाल के अलावा कामली घाट या जिसको खामली घाट भी कहा जाता है। इसके बाद में गोरम घाट, और जो मुख्यतः मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है, मेवाड़ यानी राजसमंद और मारवाड़ यानी पाली, उसको नाम दिया जाता है पगल्या। पगल्या है जिसको पहले झीलवा की नाल कहते थे, सही शब्द है उसका झील, झीलवाड़ा की नाल। तो ये मुख्यतः पाली पहुंचाएगा और पाली से वापस राजसमंद की ओर एक रास्ता जाता है जो आता है देसुरी नाल होते हुए। तो ये देसुरी नाल किससे रिलेवेंट है? पाली से। फिर जो पाली का और मुख्यतः जोधपुर का जो पार्ट है, इनको अजमेर ब्यावर से जोड़ने वाला जो पास आता है वो आता है बरनाल। बरनाल या बरपास जो वर्तमान में कहां पर है? ब्यावर। बर से जैसे ही हम ब्यावर में एंट्री करते हैं तो वहां कुछ नाल और आती हैं कि बर से जैसे ब्यावर में जाते हैं तो ब्यावर यानी सैनिक छावनी जहां थी वहां अंग्रेज बिना किसी की परवाह किए और शाम को क्या लगाते हैं? सूरा। तो परवा से परवारिया नाल, सूरा से सूरा नाल। और वहां पे एक आता है शिवपुर घाट जिसको शिवपुरा घाटा भी कहा जाता है। तो ये कुछ पासेज आते हैं आपके ब्यावर की तरफ जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर, जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। और लास्ट में एक पास या एक दरा जो बहुत कम जगह लिखा हुआ है, बोरांग दरा। उस बोरांग दरे के बाद में अरावली की चट्टानों की हम बात करेंगे। तो लास्ट वाला जो आपका दरे वाला टॉपिक था उसमें एक बोरांग दरा भी है। तो कई बार जो पूछे जाते हैं ना कि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो ये बहुत रेयरली जगह लिखा हुआ है बोरांग पास। तो बोरांग दरा, बोरांग पास या बोरांग दरा सिचुएटेड इन सिरोही, ये सिरोही में स्थित है। सिरोही का मीनिंग सदर्न अरावली, दक्षिणी अरावली। और ये कनेक्टिविटी देता है मुख्यतः सिरोही से उदयपुर को। तो यह सिरोही एवं उदयपुर को जोड़ता है, यह सिरोही एवं उदयपुर को जोड़ता है। तो ये सिरोही और उदयपुर के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो बोरांग पास। तो ये जो अरावली के पासेज या दरें हैं ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। अरावली के पासेज या दरों के बाद में अरावली की चट्टानें राजस्थान के अंदर है। राजस्थान की जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी यानी जो उसकी भूआकृति के भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन है, और उसके साथ अरावली का अध्ययन। हालांकि जब राजस्थान बोला है तो अरावली अपने आप कवर हो गया है। तो बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये अध्ययन किया, यानी भूवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, जिसमें एक यूरोपियन जियोलॉजिस्ट आते हैं जिनको अपन कहते हैं अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन।
तो अलेक्जेंडर मैकमिलन का मीनिंग है, शॉर्ट में AM लिखा जाता है इनको। आगे जो हेरोन शब्द है वो एग्जाम में ज्यादा आता है। तो अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन के द्वारा अरावली की चट्टान और राजस्थान की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन किया गया। तो आगे वाला पार्ट इसमें अरावली के दरों के बाद स्टार्ट करेंगे हम राजस्थान और अरावली की चट्टानों का अध्ययन। तो अरावली में अभी तक जो पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं वो एक तो स्टडी ऑफ अरावली, अरावली का अध्ययन। स्टडी ऑफ अरावली, अरावली का अध्ययन। अरावली के अध्ययन के अलावा अरावली के अंदर उसके प्लेट्यूज या पठार, अरावली के पठार के बाद में मुख्यतः अरावली के पासेज या दरे, और इसके बाद में अरावली के दरों के बाद अरावली की चट्टानें। तो ये पॉइंट अब स्टार्ट होगा अपना अरावली की चट्टानें वाला। अरावली की चट्टानें, तो अरावली की चट्टानों में राजस्थान हो, राजस्थान को भी शामिल कर लिया जाता है क्योंकि उनका अध्ययन पूरे राजस्थान और अरावली दोनों के ऊपर था। राजस्थान एवं अरावली की अरावली की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन, भूआकृतिक संरचना का अध्ययन, अध्ययन AM हेरोन के द्वारा किया जाता है। AM हेरोन के द्वारा किया जाता है। तो AM हेरोन का मीनिंग है अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। तो इसका मीनिंग है, तो जो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ राजस्थान एंड अरावली वर्ल्ड डन बाय AM हेरोन, के अरावली और राजस्थान की जो स्टडी है, अध्ययन है उसका जो मुख्यतः इसका जो स्टडी है वो किसके द्वारा किया गया। तो यूरोपियन जो जियोलॉजिस्ट करने वाले, हालांकि बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हमने जिनको इंपॉर्टेंस दिया है वो AM हेरोन है। तो इसका एग्जाम में जब भी पूछा जाए राजस्थान और अरावली की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। शॉर्ट में AM हेरोन लिखा जाता है, अपनी बुक्स में AM हेरोन आता है, एग्जाम में भी यही आता है। अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। तो इनका जो लास्ट का सरनेम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि पूरे नाम के, ये शॉर्ट में ही रहता है AM हेरोन। अब AM हेरोन ने जो अरावली की चट्टानों का अध्ययन किया, उस अध्ययन के बाद में अरावली की चट्टानों को वो नाम दिया जो कि उनके लिए सबसे अधिक फेम वाला शब्द था, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो अरावली का अध्ययन है, उस अरावली के अध्ययन में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये सारे पार्ट शामिल हैं। और इन सब पार्ट में सबसे अधिक फेम वाली जगह जो थी वो दिल्ली थी, बिकॉज दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि दिल्ली है वो इंडिया की राजधानी के रूप में था। इस कारण इन्होंने पूरी अरावली की चट्टानों का नाम क्या रखा, दिल्ली सुपर ग्रुप रॉक्स, दिल्ली महासमूह की चट्टानें। जबकि वास्तव में देखें तो अरावली सबसे कम दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने वो नाम दिया मुख्यतः दिल्ली की फेम के अकॉर्डिंग। तो AM हेरोन के अनुसार अरावली का जो निर्माण है वो किस प्रकार की महासमूह की चट्टानों से हुआ है,
तो एम हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली महासमूह की चट्टानों से हुआ है। दिल्ली महासमूह की चट्टानों से हुआ है, तो ये तो इसको नाम दिया गया है सुपर ग्रुप, दहली सुपर ग्रुप रॉक्स। अब इन महासमूह की चट्टानों को, अर्थात जो दहली सुपर ग्रुप रॉक्स है, जो दहली सुपर ग्रुप रॉक्स है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया है? तो इसको वापस से 3 भागों में डिवाइड किया है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन 3 भागों में अरावली का जो अपर वाला पार्ट है, यानी उत्तर वाला जो भाग है, उसमें अलवर से दिल्ली तक की जो चट्टानें वो इस प्रकार की हैं जिस प्रकार की अजबगढ़ की चट्टानें हैं। इसका मीनिंग है कि अलवर के पास में जगह आती है अजबगढ़ और भानगढ़। आपने भानगढ़ का नाम सुना होगा। भानगढ़ एक मुख्यतः डरावनी जगहों के रूप में, जिसका भूतों के लिए ऐसा कुछ प्रचलन या किंवदंतियां हैं कि भूतों भूतों के लिए मुख्यतः, या किसी ऋषि ने इसको, एक तांत्रिक ने इसको श्राप दे दिया था, या उस तांत्रिक के द्वारा इसको भस्म कर दिया गया था। तो ऐसे कुछ कहावतें हैं वहां भूत भानगढ़ के बारे में। तो जो भानगढ़ का जो एरिया है, उसके पास में आता है भानगढ़ अजबगढ़। तो अजबगढ़ की जो चट्टानें हैं, वहां से लेके दिल्ली तक की चट्टानों का ग्रुप एक जैसा है, जिसको हम कहते हैं अजबगढ़ ग्रुप। और फिर अलवर की तरफ से लेके अजमेर तक की चट्टानें एक ग्रुप की हैं, जिनको कहा गया है अलवर समूह है, अलवर ग्रुप। तो अलवर ग्रुप की चट्टानों में मुख्यतः क्वार्टजाइट और निस की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो उसी प्रकार से सदन अरावली है, उसमें रायोलाइट चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। इस कारण इसको राइलो राइलो ग्रुप या राइलो समूह कहा गया है। तो ये अजमेर से नीचे की तरफ आपका जो अरावली वाला पार्ट है, ये राइलो ग्रुप। तो मीनिंग ये है कि ये स्टडी है, ये किसी एक जियोलॉजिस्ट की नहीं है, ये स्टडी अलग अलग ने अध्ययन किया है। लेकिन ये जो शब्द यूज किए हैं वर्तमान में, जो अपन यूज कर रहे हैं, ये एम हेरोन ने दिया है। तो इसका मीनिंग है कि कोई दूसरा अगर जियोलॉजिस्ट आएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग वोकेब या शब्द अलग यूज करेगा। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग शब्द अलग यूज किए हैं। तो जब भी एम हेरोन के रेफरेंस में पूछा जाए, तो अपने को इस पूरे ग्रुप को तो बताना है सुपर ग्रुप के रूप में, दहली सुपर ग्रुप रॉक। और इस दहली सुपर ग्रुप में कितने ग्रुप शामिल हैं? तो सुपर ग्रुप में 3 ग्रुप हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपना राजस्थान पूरा एक स्टेट है, उस स्टेट में कितने जिले हैं? तो अपने माइंड में आएगा 41 डिस्ट्रिक्ट, 41 जिले। तो वैसे अरावली की पूरी चट्टानों को नाम दिया गया, सुपर ग्रुप के अंदर एक नाम दिया गया। सुपर ग्रुप का नाम है दहली सुपर ग्रुप, जो अभी बताया था आपको, दिल्ली महासमूह है, दहली सुपर ग्रुप रॉक। अभी सुपर ग्रुप में ग्रुप कितने हैं? तो ग्रुप 3 है। अपर या उत्तर में इसका अजबगढ़, फिर है अलवर, और उसके बाद में राइलो ग्रुप। तो वो ग्रुप आपको याद होने चाहिए कि सुपर ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप माने गए हैं। तो इसमें लास्ट में यही लिखा था, इसको 3 भागों में, जो सुपर ग्रुप रॉक है या दिल्ली महासमूह की चट्टानें, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में उत्तर में आएगा इसमें अजबगढ़ ग्रुप या अजबगढ़ समूह है। अजबगढ़ ग्रुप के बाद में नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें अलवर ग्रुप, अलवर समूह है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है अलवर ग्रुप के बाद में राइलो ग्रुप।
राइलो समूह है। अब जैसे जनरली हम अरावली का अध्ययन करते हैं तो अरावली की चट्टानों की तुलना कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट आता है धारवाड़, उस धारवाड़ जिले से भी उसकी तुलना की जाती है। क्यों? क्योंकि धारवाड़ में मेटल या धातु होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कर्नाटक का जो एरिया है उसमें धारवाड़ जिला है, तो धारवाड़ जिले के अंदर जो चट्टाने हैं उसमें मुख्यतः मेटल या धातु अधिक निकाले जाते हैं। तो वैसे ही मेटालिक खनिज या धात्विक खनिज राजस्थान में किस में निकलते हैं? अरावली के अंदर। तो अरावली में धारवाड़ चट्टानों की तरह मेटल निकलने के कारण, यानी इनमें मेटल है उस तरीके से मेटल अरावली में है, तो इस कारण इनकी तुलना धारवाड़ की चट्टानों से हुई है। तो अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं क्योंकि इसका निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। तो ये हम लोगों ने माना है, भारत की जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने माना है, लेकिन ये एएम हेरोन ने नहीं माना। तो बाई चांस ऐसा कोई ऑप्शन आता है कि एएम हेरोन के अनुसार कौन से ग्रुप को शामिल नहीं किया गया, यानी दिल्ली जो सुपर ग्रुप है उसमें 3 ग्रुप हैं, उसमें कौन सा ग्रुप शामिल नहीं है? तो 3 तो हैं, वो एज इट इज ऑप्शन में दिए जाएंगे, अजबगढ़, अलवर ग्रुप, राइलो ग्रुप, और एक गलत ऑप्शन दिया जा सकता है धारवाड़। तो एएम हेरोन के अकॉर्डिंग धारवाड़ को नहीं मानना है। और एएम हेरोन के अलावा अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है कि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है, इस कारण इसमें धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही मानना है। क्योंकि जब हम मेटल से अरावली के अंदर मेटल्स जब बताते हैं तो रेफरेंस हम धारवाड़ चट्टानों का ही देते हैं, यानी कर्नाटक के धारवाड़ की चट्टानों में जैसे मेटल अधिक है वैसे मेटल अपने अरावली के पास भी अधिक है। फिर इसके अंदर अपना चट्टान के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इंपोर्टेंस ऑफ अरावली। तो ये चट्टान वाला भाग, जो भाग या पार्ट था वो इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है अरावली का महत्व। तो राजस्थान में जो अरावली का इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो इसकी जो लोकेशन है, जो पश्चिमी मरुस्थल को आगे नहीं बढ़ने देती। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसी रेफरेंस में है मरुस्थलीकरण को लेकर। डेजर्टिफिकेशन को लेकर अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। एक तो सिंपल स्टेटमेंट है अरावली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन, अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। तो अरावली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन ये तो ठीक है, अरावली कंप्लीटली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन, अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्णतः रोकती है, यानी एक धूल के पार्टिकल को, एक धूल के एक कण को भी ये पूर्व में नहीं जाने देती। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अरावली एक पर्वतमाला है, कोई लोहे की दीवार नहीं है कि जो एक पार्टिकल्स को भी पूर्व में नहीं जाने देगी। तो मरुस्थलीकरण को रोकती है, इसका मीनिंग है मोटा मोटा डेजर्ट को रोक लेती है, लेकिन मरुस्थलीकरण को पूर्णतः रोकती है, ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है ये ठीक है, लेकिन जैसे ही ये लिखा हुआ जाए कि ये पूर्णतः रोकती है, पूर्णतः रोकती है, उसका मीनिंग है स्टेटमेंट फिर गलत। क्योंकि अरावली में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कथन और कारण वाले, तो वो कारण वाले जो क्वेश्चन, कथन और कारण वाले हैं, वो अपने को ठीक से समझने होते हैं। अपने को कई बार लगता है यहाँ नोट्स में ये लाइन लिखी हुई थी अपने कि डेजर्ट को रोकती है, तो डेजर्ट को रोकती है सही बात है, लेकिन ये डेजर्ट को पूर्णतः रोकती है, कंप्लीटली प्रिवेंट्स करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत रहेगा। इसके बाद में डेजर्टिफिकेशन के बाद दूसरा पॉइंट है जैव विविधता को लेकर। तो अरावली में मुख्यतः बायोडायवर्सिटी सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान के अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में। तो जैवता अरावली में अधिक है, या राजस्थान के अदर फिजिकल डिवीजन या अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में अधिक है। तो इसके पीछे कारण मुख्यतः वेजिटेशन या वनस्पति को माना जाता है, क्योंकि जिस एरिया में वेजिटेशन अच्छी होगी वहां बायोडायवर्सिटी अधिक होती है। तो ये बायोडायवर्सिटी वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे सही है।
कि राजस्थान के अंदर इन राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड इन अरावली। राजस्थान में जैविकता सबसे ज्यादा अरावली में है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में इंसानों की अप्रोच यानी हमारी अप्रोच कम है। इसका मीनिंग वहां पे वन सुरक्षित है और वन अधिक भी है, और जहां वन अधिक होंगे वहां वन्य जीव भी अधिक होंगे। इसका मीनिंग है वहां बायोडाइवर्सिटी बेटर होती है। तो जैविकता की बात करें तो राजस्थान में अरावली में जैविकता अधिक पाई जाती है। यानी जो बायोडाइवर्सिटी में बात करें जैविकता अधिक पाई जाती है, उसके पीछे कारण क्या आएगा? तो कथन में तो यह आ गया जैविकता अधिक या सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान के अंदर। कारण है उसमें वनस्पति अधिक है, बिकॉज मैक्सिमम वेजिटेशन फाउंड इन अरावली रीजन। क्योंकि अरावली में वनस्पति है वो अधिक पाई जाती है। फिर जैव विविधता और वनस्पति के पीछे जो कारण है वो होता है मुख्यतः ड्रेनेज या नदियां। तो राजस्थान की जो मोस्ट ऑफ रिवर्स हैं वो अरावली से निकलती हैं। राजस्थान के अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान origin from अरावली रीजन। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है? अरावली रीजन से या अरावली क्षेत्र से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ रिवर्स। यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ था एग्जाम में कई बार कि राजस्थान की सभी नदियों का, तो सभी नदियां नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी नदी चंबल है वो भी विंध्यन से आती है, माही नदी है वो भी विंध्यन से आती है। तो अधिकांश नदियों का ठीक है, लेकिन सभी नदियां अरावली से बता दी तब स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि रिवर्स के अंदर कुछ नदियां हिमालय की ओर से भी आती हैं, जैसे घग्गर नदी है जो प्राचीन सरस्वती नदी थी। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है कि मोस्ट ऑफ रिवर्स। इसका मीनिंग है राजस्थान की सभी नदियां नहीं है, यानी ऑल रिवर्स ऑफ राजस्थान नहीं होके मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की अधिकांश नदियां, तो सामान्य सी बात है, पहाड़ियों पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो पहाड़ियां पानी को कम सोखती हैं, तो वहां से ड्रेनेज ज्यादा निकलता है। जैसे अपने घर की छत पे पानी गिरता है तो अपनी छत पानी को कम सोखती है, तभी अपन उसमें पाइप लगा के रखते हैं, ड्रेनेज लगा के रखते हैं। तो उसको भी हम ड्रेनेज ही बोलते हैं, ड्रेनेज पाइप। तो सेम उसी तरीके से पहाड़ों से जो नदियां और नाले निकलते हैं वो अपने आप में पार्ट ऑफ ड्रेनेज है। तो राजस्थान में जहां अरावली है, पर्वतमाला है, वहां से ड्रेनेज ज्यादा एक्टिव होगा। तो अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से है, तो ये बात सही है। लेकिन सभी नदियों का उद्गम अरावली से, ये स्टेटमेंट गलत होगा। और जहां रिवर्स अधिक है, नदियां अधिक हैं, तो सामान्य सी बात है वहां इसमें लेक अधिक बनेंगे, झील अधिक बनेंगे। तो एक नेक्स्ट पॉइंट है लेक्स वाला। लेक्स या झील वाला पॉइंट। अरावली में सर्वाधिक झील उदयपुर में स्थित है। अरावली में सर्वाधिक झील उदयपुर में स्थित है, क्योंकि अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर का जो चट्टानी भाग है, पहाड़ों से जैसे ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव होता है, नदियां निकलती हैं, तो आगे का भाग भी चट्टानी भाग है, और चट्टानी भाग के आगे सिर्फ एक ही प्रयास करना है, दीवार खींचनी है। और ऐसा प्रयास उदयपुर के राजाओं ने किया भी है। इस कारण यहाँ नंबर ऑफ लेक्स या झीलों की संख्या सबसे ज्यादा है। बाकी झील बनाने की इच्छा तो जैसलमेर और जोधपुर के राजाओं की ज्यादा रही होगी, लेकिन वो झील को क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि एक तो वहां का जो तल है वो पक्का करो, और पक्का करने के बाद में ये आवश्यक नहीं है कि वहां पानी आएगा या बारिश होगी।
तो चलो हम काम भी कर लें, लेकिन बाद में नेचर का साथ नहीं है पश्चिमी राजस्थान में। लेकिन उदयपुर के पास में पहाड़ियां होने के कारण यहाँ बारिश भी अच्छी होती है, और मुख्यतः जो झील बनाई गई उनका जो तल है वो भी पक्का है नीचे से। तो सिर्फ आगे सिर्फ राजाओं को बाउंड्री वॉल यानी दीवार खींचनी पड़ी। तो झीलों को बनाना या यूं कहें लेक्स को बनाने में इन्वेस्टमेंट कम था। इसका नंबर ऑफ लेक्स सबसे ज्यादा किसके पास है? उदयपुर। और उदयपुर में अरावली सर्वाधिक है। तो हम कह सकते हैं कि अरावली के अंदर झीलें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील अरावली में नहीं है, डेजर्ट की तरफ है। तो खारे पानी में आंसर आपका मरुस्थल रहेगा, जबकि नंबर ऑफ लेक्स में आंसर आपका अरावली वाला पार्ट रहेगा। तो अरावली में सर्वाधिक झील यानी संख्या के तौर पे यहां पर है, और मीठे पानी की झील के तौर पे भी अरावली में, लेकिन ब्राइन वाटर खारे पानी में रहेगा, डेजर्ट। तो सर्वाधिक झील उदयपुर में स्थित है, क्योंकि यहाँ अरावली का विस्तार अधिक है। ये अरावली में अधिकांश नदियां उदयपुर से निकलती हैं, ये भी कारण है क्योंकि अरावली का विस्तार अधिक है। कुछ बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप बताना चाहें तो उदयपुर के आसपास के झीलों में अगर हम देखें तो मुख्यतः पिछोला लेक, पिछोला का पानी आगे जाता है फतेह सागर में। जो आइड या बेड़च नदी है उस पर बनी हुई है उदय सागर झील। मेवाड़ के अंदर मुख्यतः राजसमंद के अंदर राजसमंद झील है। उदयपुर में एक बड़ी झील है। अरावली के अंदर अजमेर में आना सागर पुष्कर झील है। साथ में फौज सागर, जिसका नाम अब चेंज करके वरुण सागर कर दिया गया है। मुख्यतः उदयपुर के अंदर जो झील है उनमें जो सबसे बड़ी झील है जयसमंद, जो प्रेजेंट में कहां पर है? सलूम्बर की तरफ। तो वो भी अरावली रीजन में मानी जाएगी, सलूम्बर के अंदर जयसमंद, या जिसको हम ढेबर झील भी कहते हैं क्योंकि ढेबर के नाल में बनी हुई है। तो ये सारे जो प्रमुख फ्रेश वाटर लेक या मीठे पानी की झीलों के एग्जाम्पल हैं सबसे ज्यादा अरावली के पास है। इस कारण उदयपुर को टाइटल मिला हुआ है लेक सिटी, झीलों की नगरी के रूप में। तो ये सभी पॉइंट लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग वाला था, अलग था, मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली में बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है, जैव विविधता। जैव विविधता अधिक होने के पीछे कारण होता है नदियां, और जहाँ रिवर्स या नदी अधिक होती हैं उन नदियों पे डिपेंड करती हैं झील, वहां लेक अधिक होती है। तो ये स्टार्टिंग वाले 3-4 पॉइंट अपने समझ में आ गए। और एक अरावली में मुख्यतः धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, मेटल्स अधिक पाए जाते हैं। स्टेटमेंट अगर आ जाए कि धात्विक खनिज केवल अरावली में पाए जाते हैं तो स्टेटमेंट गलत होगा। धात्विक खनिज अपने डेजर्ट में भी होते हैं, नागौर की तरफ टंगस्टन, हाड़ौती की तरफ भी होता है एल्यूमिनियम और बॉक्साइट। तो ऐसा नहीं है कि केवल मेटल अरावली में है, लेकिन हाँ ये तय अरावली में ज्यादा है। तो अरावली में मेटल या धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। तो यहाँ पे आपको एम हेरोन के अकॉर्डिंग बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बता सकते हो अपने जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की जो भूवैज्ञानिक अध्ययन करने वाला है या खनिजों का अध्ययन करने वाला जो संस्थान है जीएसआई, उनके अकॉर्डिंग बता सकते हो कि जहां मेटल अधिक मिलता है कर्नाटक के धारवाड़ की तरफ, वैसी चट्टाने अरावली के अंदर है। तो अरावली में मेटालिक या धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। क्योंकि अरावली का निर्माण, तो ये स्टेटमेंट है कि मेटालिक मिनरल्स आर मोस्टली डिपॉजिट या मोस्टली फाउंड इन अरावली। देन उसके कोज या कारण क्या होगा कि इसमें धात्विक खनिज अधिक हैं, मेटल्स अधिक हैं। कारण, क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ सीरीज यानी जो धारवाड़ के अंदर जो चट्टाने उस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है।
धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो ये अपना धारवाड़ वाला जो पार्ट है, यानी धा से धातु और धा से धारवाड़, ये याद रखे। धात्विक खनिज अधिक है क्योंकि निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? धारवाड़ जैसी चट्टानों से। फिर धात्विक खनिजों के बाद अरावली का जो इंपोर्टेंस है, मुख्यतः जल विभाजक के रूप में। वाटर डिवाइड लाइन के रूप में। तो अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली को राजस्थान के जल विभाजक रेखा कहा जाता है। कारण क्या है? इसको वाटर डिवाइड लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली के ईस्ट में जितनी भी नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल की हैं। हालांकि अंतः प्रवाह की नदियां इसके दोनों तरफ आती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी की नदी इसके पश्चिम में नहीं आती। यानी इनलैंड जो रिवर है वो इसके दोनों तरफ होती हैं, अंतः प्रवाही नदियां। लेकिन बंगाल की खाड़ी केवल पूर्व में होती हैं और अरब सागर केवल पश्चिम में होती हैं। तो इसका मीनिंग ये दो अपवाह तंत्र को बांटता है, ए को और बी को। ए अलवर सॉरी अरेबियन सी और बी बे ऑफ बंगाल, यानी अरब सागर की नदियों को और बंगाल की खाड़ी की नदियों को। तो अरावली के ईस्ट में बंगाल की खाड़ी की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां। फिर इसी में दूसरा पार्ट आता है पश्चिम की ओर अरेबियन सी, अरब सागर की नदियां। तो इसमें यह ध्यान रखना कि अरावली है वो राजस्थान में जल विभाजक है, क्योंकि ये अरेबियन सी, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी की नदियों, इन दोनों को सेपरेट करती है, अलग करती है। इस कारण ये राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को ये तीन भागों में नहीं बांटती। जो हम आगे अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब तीन भाग पढ़ेंगे, उसका आधार अलग है। ये बांटती है केवल ए और बी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है कि अरावली राजस्थान में जल विभाजक रेखा है, तो स्टेटमेंट सही है। कारण, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है। अरेबियन सी इसके पश्चिम में है और बंगाल की खाड़ी इसके पूर्व के अंदर। जल विभाजक के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो अरावली का इंपॉर्टेंस है, मुख्यतः टूरिज्म या पर्यटन को लेकर। तो एक तो इसमें अरावली के अंदर हिल स्टेशन स्थित है, यानी माउंट आबू। हिल स्टेशन यानी ऐसे पर्वतीय स्थल, यानी ऐसे स्थान जो पर्वतीय क्षेत्रों में बसे हुए हो, जैसे माउंट आबू। तो हिल स्टेशन माउंट आबू, माउंट आबू अरावली में स्थित है। हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित है, यानी माउंट आबू अपने आप में हिल स्टेशन ही है। तो हिल स्टेशन ब्रैकेट में माउंट आबू अरावली में स्थित है, ये ज्यादा ठीक रहेगा स्टेटमेंट। हिल स्टेशन मीनिंग माउंट आबू इज सिचुएटेड इन अरावली, अरावली में स्थित है। इस कारण
इस कारण अरावली टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है। पर्यटन को आकर्षित करती है क्योंकि ये हिल स्टेशन है। ये गर्मियों के अंदर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो टूरिज्म है वो माउंट आबू या सिरोही की तरफ होता है। कारण क्योंकि राजस्थान में गर्मियां बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली होती हैं, 45, 50 और 55 डिग्री तक भी तापमान पहुंचता है। इस कारण उस समय अधिक राहत वाला स्थान या अन्य स्थानों से लगभग 5 से 10 डिग्री सेल्सियस का जो गैप रखता है या जहाँ का टेम्परेचर कम होता है वो हिल स्टेशन माउंट आबू। तो राजस्थान का ओनली हिल स्टेशन है, केवल एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान के लिए। तो ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान मीनिंग माउंट आबू इज सिचुएटेड इन अरावली रीजन विच अट्रैक्ट्स टूरिज्म। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू जो अरावली में स्थित है, जो पर्यटन को आकर्षित करता है। तो ये टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंस है अरावली का। और मरुस्थल के अंदर भी हमने पॉइंट लिखा था पर्यटन, तो वहां पर्यटन को लेके एक अलग इंपॉर्टेंस है। वहां जो मरुस्थल के अंदर विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल करवाए जाते हैं, कैमल फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, मारवाड़ महोत्सव, थार महोत्सव, उनके माध्यम से वहां के कल्चर को दिखाया जाता है और उस कल्चर के अकॉर्डिंग टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट होता है पश्चिमी राजस्थान से। टूरिज्म के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइब्स या जनजाति। अरावली को जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। अरावली इज नॉन एज सेल्टर लैंड ऑफ ट्राइब्स। सेल्टर लैंड ऑफ ट्राइब्स अरावली को जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। अब इसमें शरण लेने वाली प्रमुख जनजातियों में एक तो जो जयपुर के आसपास प्रमुख बड़ी जनजाति है राजस्थान, ये सबसे बड़ी जनजाति है मीणा, तो ये अरावली रीजन में सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद में उदयपुर की तरफ आते हैं तो दूसरी बड़ी जनजाति राजस्थान में मानी जाती है भील। तीसरी मुख्यतः सिरोही की तरफ मुख्यतः ग्रासिया। ये राजस्थान की वो तीन बड़ी जनजातियां हैं जो राजस्थान की टोटल जनजातियों का 90% पार्ट। तो आप ये सोचिए जो बड़ी जनजाति है वो अरावली के पास है, तो अरावली राजस्थान में जनजातियों की शरण स्थली अर्थात शेल्टर लैंड ऑफ ट्राइब्स के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये स्टेटमेंट आ जाए शरण स्थली कहलाती है, तो स्टेटमेंट सही है, शेल्टर लैंड ऑफ ट्राइब्स है बिकॉज मोस्टली ट्राइब्स मीनिंग है मीना, भील, ग्रासिया आर इनहेबिटेड या आर फाउंड इन अरावली रीजन, कि ये मुख्यतः अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं, अरावली क्षेत्र में निवासित है या निवास करते हैं। जनजातियों के बाद में सिविलाइजेशन या सभ्यताओं को लेकर एक पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, क्योंकि सिविलाइजेशन या जो सभ्यताएं होती हैं ये मुख्यतः अपने नदी घाटियों के पास में अधिक पाई जाती हैं, रिवर वैलीज के पास में, नदी घाटी के पास में अधिक होती हैं। तो जो नदी घाटी हैं इनको सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। ये हिस्ट्री के अंदर जनरली टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसमें ये लाइन आती है कि सिविलाइजेशन सॉरी रिवर वैलीज आर नोन एज क्राइडल ऑफ रिवर वैलीज आर नोन एज क्राइडल ऑफ सिविलाइजेशन, कि नदी घाटियां वो सभ्यताओं का पालना है। जैसे छोटा बच्चा किसमें पलता है, पालने या झूले में, तो सभ्यताएं वहां पलती हैं जहां नदियां होती हैं। तो रिवर वैलीज आर नोन एज क्राइडल ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर जो सभ्यताएं आपकी वो नदियों के किनारे मिलती हैं, यानी लगभग 90 से 95 सिविलाइजेशन है, 90 से 95% सभ्यताएं मुख्यतः पानी या नदी घाटियों के पास में डेवलप हुई हैं। तो इस कारण अरावली में अधिकांश नदियों का उद्गम होता है, तो यहाँ प्राचीन सभ्यताएं और नवीन नगरीय सभ्यताओं का विकास हुआ है।
तो इस कारण अरावली को कहा जाता है कि अरावली प्राचीन सभ्यताओं, प्राचीन सभ्यताओं में जैसे उदयपुर में आता है आहड़ सभ्यता, राजसमंद में आता है गिलुंड। ये हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप सिविलाइजेशन के बारे में। जयपुर जो कोटपुतली बहरोड के रूप में अलग हो गया है, कोटपुतली वाला पार्ट, वहां बैराट सिविलाइजेशन। सीकर की ओर जाओगे वहां गणेश्वर। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं, अरावली को प्राचीन सभ्यताओं एवं नवीन नगरीय सभ्यताओं एवं नवीन नगरीय सभ्यताओं, यानी ऐसे सिटी जिनको प्लानिंग के तहत बसाया गया है। नगरीय सभ्यताओं मुख्यतः जैसे जयपुर सिटी है, अजमेर है और उदयपुर है। अरावली के तीनों पार्ट में तीनों प्रमुख सिटी जयपुर, अजमेर, उदयपुर, तो नवीन नगरीय सभ्यताओं के जननी कहा जाता है, के जननी कहा जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। कि अरावली है ये अपने आप में मदरलैंड है, किसके लिए? तो अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। तो अरावली को अपने प्राचीन सभ्यता और नवीन नगरीय सभ्यताओं का एज ए मदरलैंड या मातृभूमि या जन्मभूमि के रूप में माना गया है। तो ये जनजातियों की शरण स्थली भी है। प्राचीन सभ्यताएं, क्योंकि नदियां अधिक ओरिजिनेट होती हैं, तो ये प्राचीन सभ्यता और नवीन नगरीय सभ्यता दोनों की मदरलैंड अर्थात जननी के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ये सिविलाइजेशन वाला पॉइंट हो गया अपना, सभ्यता वाला। और फिर एक स्टेटमेंट आता है इसमें, योजना प्रदेश। तो राजस्थान में जो प्लानिंग रीजन या योजना प्रदेश है वो अरावली को कहा गया है। प्लानिंग रीजन या योजना प्रदेश। तो योजना प्रदेश के अंदर अरावली वाला पार्ट, तो अरावली को राजस्थान का प्लानिंग रीजन या योजना प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। अब इस योजना प्रदेश के पीछे मुख्य कारण क्या है कि योजना प्रदेश प्लानिंग रीजन क्यों कहा गया है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो बजट बनता है साल भर का, उस बजट में ज्यादातर जो योजना है वो मुख्यतः नदी या नदियों के बांधों से रिलेवेंट है, या नदियों के झीलों से रिलेवेंट है, या यूं कहें वनों से संबंधित है, वन संपदा या जनजातियों से रिलेवेंट है, या सरकार की ज्यादातर योजनाएं वो पर्यटन से भी रिलेवेंट है, पर्यटन से मुख्यतः खनन क्षेत्रों से संबंधित योजनाएं हैं। खनन क्षेत्र से संबंधित योजना या सभ्यताओं के संरक्षण से संबंधित योजना, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उनके कंजर्वेशन से संबंधित योजना। तो सरकार अपना जो साल भर का बजट बनाती है वो अलग अलग सेक्टर के लिए, यानी डायनेमिक बजट होता है। और ये जो ज्यादातर सेक्टर वो अरावली से जुड़े हुए हैं, चाहे खनिजों की बात करो, चाहे नदियों की, चाहे झीलों की, चाहे जनजातियों की, चाहे वनस्पति की, या बड़े सिटी की, या सिविलाइजेशन की। तो इसका मीनिंग गवर्नमेंट का जो अधिकांश बजट है वो इन टॉपिक से रिलेवेंट होता है, इन विषय वस्तुओं से रिलेवेंट होता है। एंड ऑल दिस टॉपिक आर रिलेवेंट टू अरावली। यानी बजट की मुख्यतः जो योजनाएं होती हैं वो वनों से, जनजातियों से, मुख्यतः पर्यटन से, सभ्यताओं से, इनसे जुड़ी हुई होती हैं सरकार की बजट
प्लानिंग, और ये प्लानिंग इन विषयों से जुड़ी हुई है, और ये विषय किससे जुड़े हुए हैं? अरावली से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इनडायरेक्ट अरावली राजस्थान का प्लानिंग रीजन है, यानी गवर्नमेंट प्लानिंग इन इन पॉइंट्स पे कर रही है। तो इन पॉइंट्स पे प्लानिंग करने का मीनिंग वो प्लानिंग किस पे हो रही है? इनडायरेक्ट अरावली के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि अरावली को टारगेट करके चलती है, तो गवर्नमेंट इन सेक्टर को टारगेट करके चलती है, और ये सेक्टर किससे संबंधित है? अरावली से रिलेवेंट। इस कारण अरावली को राजस्थान का प्लानिंग रीजन अर्थात योजना प्रदेश का टाइटल या दर्जा दिया गया है। तो इस तरीके से अरावली के जो 8-10 इंपोर्टेंस हैं ये अपने कंप्लीट हुए। ये योजना प्रदेश वाला काफी अच्छा है कि राजस्थान में योजना प्रदेश किसको कहते हैं? अरावली वाले पार्ट को। और इसके बाद में अरावली के महत्व के बाद में इसमें कुछ अदर इंपोर्टेंट फैक्ट्स अपने बचते हैं, उनको कवर करते हैं। अदर इंपोर्टेंट फैक्ट्स, तो इसमें एक तो अरावली में कॉन्सेप्ट आता है पिडमोंट। पिडमोंट या पिडमांट क्या है? तो ये जो पिडमोंट या पिडमांट वाला पार्ट है ये अरावली के पदीय भाग को कहा जाता है। जैसे ये अरावली वाला पार्ट, अरावली के जस्ट नीचे वाला जो भाग है वो कुछ भाग तो चट्टानी भाग है जो आसपास के जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, और कुछ जगह अपरदन ज्यादा हुआ है जहां पे सेडिमेंट या अवसाद जमा है। तो वास्तव में पर्वत पदीय भाग को, जैसे माउंटेन है उसका पदीय भाग ये है, यानी उसके पाम वाला हिस्सा। तो पर्वत पदीय भाग को पिडमोंट कहा जाता है। तो ये अपने आप में पिडमोंट वाला हिस्सा है, पिडमांट या पिडमोंट। जो नजदीक पर्वतमाला के नजदीक है, चट्टानी भाग है जो आसपास की जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, पिडमोंट पठार के रूप में है। और जहां मलबा जमा हुआ है वो पिडमोंट मैदान के रूप में। तो इसका मीनिंग पिडमोंट प्लेट्यू भी हो सकते हैं, पठार भी हो सकते हैं, पिडमोंट मैदान भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पर्वतमाला के जस्ट नीचे वाला भाग चट्टानी भाग है और जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग है तो ये पिडमोंट पठार। और यहाँ अगर पर्वत पदीय भाग पर मिट्टी जमा है, पर्वत के बेस एरिया के अंदर अगर मिट्टी जमा है तो वो पिडमोंट का मैदान होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो पर्वतों के नीचे वाले भाग के लिए यूज होता है। मीनिंग है, एक तरीके से कह सकते हैं फुट रीजन ऑफ माउंटेन, पर्वतों के पदीय भाग को या पांव वाले हिस्से को पिडमोंट कहा जाता है। पर्वत पदीय भाग को पिडमोंट कहा जाता है। ये इटालियन शब्द है जिसमें इन शब्दों का मीनिंग भी ऐसा ही है। पिड का मीनिंग होता है फुट रीजन, फुट रीजन यानी पदीय भाग। फुट रीजन या पदीय भाग। माउंट का मीनिंग होता है माउंटेन। माउंटेन यानी पर्वत। यह शब्द मुख्यतः राहुल गांधी जी के ननिहाल का शब्द है। राहुल गांधी जी के ननिहाल का मीनिंग है इटली का शब्द। तो इसका मीनिंग जो है वो है पर्वत पदीय भाग, यानी बेस एरिया ऑफ माउंटेन या फुट रीजन ऑफ माउंटेन। तो फुट रीजन ऑफ माउंटेन इज नोन एज पिडमोंट। पर्वत पदीय भाग को यानी पर्वत के आधार भाग को, पर्वत पदीय भाग को क्या कहा जाता है? पिडमोंट। अब पर्वत पदीय भाग के पास में यानी पर्वत के पांव वाले हिस्से में चट्टानी भाग है तो पिडमोंट पठार होगा। और वहां मलबा या सेडिमेंट अगर जमा है, यानी नदियां काट के नीचे अवसाद जमा कर देती हैं, तो पिडमोंट का मैदान होगा। तो पिडमोंट पठार भी हो सकता है, पिडमोंट मैदान भी हो सकता है। और इस प्रकार की जो मैदानी और पठारी भाग की संरचना है वो बनास नदी के आसपास राजसमंद में देवगढ़ के निकट पाई जाती है, क्योंकि पहाड़ों के नजदीक अपने को कई बार स्पष्ट तौर पे लगता है, यानी विजिबल होता है कि वहां चट्टानी भाग है जो पहाड़ों का ही कटा हुआ भाग है, या फिर वो मलबा है जो पहाड़ी चट्टानों का कटाव के द्वारा वो मलबा सेडिमेंट है वो जमा हुआ है। तो पिडमोंट प्लेन और पिडमोंट प्लेट्यू का जो एग्जाम्पल है वो राजसमंद के अंदर देवगढ़ एरिया को माना गया है। तो इसमें जनरली क्वेश्चन यही पूछते हैं कि राजस्थान में पिडमोंट का जो एग्जाम्पल है तो बेस्ट एग्जाम्पल है देवगढ़। ये देवगढ़ राजसमंद वाला एरिया है।
देवगढ़, राजसमंद। तो पिडमोंट कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ गया? ये जो माउंटेन्स या पर्वत होते हैं उनके पदीय भाग को या बेस एरिया को या फुट रीजन को क्या कहा जाता है? पिडमोंट कहा जाता है। अब पिडमोंट के बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट हम, या कुछ फैक्ट वाले पार्ट बचे हैं अरावली में, वो कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली की सर्वोच्च चोटियां। अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन कौन से हैं? सर्वोच्च चोटियां या हाईएस्ट पीक के रूप में कौन कौन सी चोटियां मानी जाती हैं? तो तीनों अरावली में एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चोटियां उनको एक बार अलग से कवर करते हैं अपन, कि नॉर्थ अरावली में कौन सी है, मिड में कौन सी है, साउथ में कौन सी है। तीनों में इंपॉर्टेंट चोटियां कवर करने के बाद में जो प्रमुख चोटियां हैं 17-18, उनका एक सीक्वेंस और एक क्रम अलग से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आपका चोटियों का हाइट के अकॉर्डिंग, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में, या फिर असेंडिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। तो एक तो चोटियों को इस क्रम में पूछा जाता है आपको, घटते हुए अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं अवरोही क्रम, और एक बढ़ते हुए क्रम में जिसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। तो ये हाईएस्ट जो चोटियां पहले तीनों अरावली में अलग अलग, और बाद में तीनों को मर्ज करके जो तीनों में इंपॉर्टेंट चोटियां उनको अलग से कवर करेंगे अपन। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तरी अरावली की कुछ प्रमुख ऊंची चोटियां हैं। उन प्रमुख चोटियों में कौन कौन सी हैं? तो नॉर्थ अरावली में सबसे ऊंची चोटी किसको माना गया है? रघुनाथगढ़ को। रघुनाथगढ़ सीकर में एक पहाड़ी और आती है मालखेत की पहाड़ी, है जिसको मालखेत पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो रघुनाथगढ़, मालखेत पहाड़ी, इसके अलावा लोहारगढ़ की पहाड़ी या लोहागर्जी की पहाड़ियां। शेखावाटी में लोकर में लोहागर्ज की पहाड़ियां कहते हैं। बाकी कहा जाता है महाभारत के जो युद्ध लड़ा था पांडवों के, उन हथियारों को जब इस पानी के अंदर वो धोने के लिए उन्होंने डाला, तो यहाँ इस पानी में ये हथियार गल गए थे, यानी उनके जो अस्त्र शस्त्र जो थे, तो उसमें लोहे के जो जो बने हुए थे वो भी मेल्ट हो गए थे। इस कारण इसको कहते हैं लोहे का गलना, अर्थात लोहार गर्ल। शेखावाटी में प्रचलित नाम है इसका लुआ गर्जी। तो ये लोहारगढ़ की पहाड़ियां वही हैं। फिर झुंझुनू की तरफ एक पहाड़ी और आती है भोजगढ़, भोजगढ़ की चोटी, भोजगढ़ पहाड़ी। तो ये लास्ट वाली, ये दोनों है झुंझुनू के अंदर है। स्टार्टिंग वाली जो दोनों है ये सीकर की तरफ है। सीकर वाली चोटी है वो ज्यादा हाइट पर है। जैसे रघुनाथगढ़ आपको ध्यान है 1055 मीटर, सेकंड है 1052, थर्ड जो लोहारगढ़ है ये इसे 1 मीटर नीचे, 52 से 1 मीटर नीचे, यानी 1051। भोजगढ़ है 997, 997 के। तो इस तरीके से ये उत्तरी अरावली प्रमुख जो ऊंची चोटियां हैं वो आती हैं। फिर इनके बाद में कुछ चोटियां और भी बच जाती हैं, जैसे जयपुर के पास में जो खो चोटी है, जो लगभग 920 मीटर हाइट के आसपास है। फिर जो बबाई पहाड़ियां हैं, और अलवर की जो बहरांच माउंटेन है वो लगभग सेम हाइट के ऊपर है। तो उनमें तो ज्यादा आवश्यक नहीं है याद रखना, लेकिन इसमें एक दो चोटी और देखना चाहो तो भोजगढ़ के बाद में जैसे जयपुर की खो चोटी है, जिसको खो नागोरियन कहते हैं जयपुर में, ये भी 900 प्लस है, ये 920 है, 920 मीटर। तो ये लगभग जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, उनमें हाइट वाली जो 5 ऊंची चोटियां हैं उत्तरी अरावली में, वो याद रखिएगा। तो रघुनाथगढ़, मालखेत सीकर में, लोहारगढ़ भोजगढ़ है, ये दोनों झुंझुनू में, और बच गया खो, वो कहां पर है? जयपुर के अंदर। फिर नेक्स्ट है मध्य अरावली की ऊंची चोटियां। मध्य अरावली की ऊंची चोटियां,
तो मिड अरावली में जो ऊंची चोटियां हैं, जिसमें एक आता है अपना TTN के नाम से याद रखना है, इसमें टोडगढ़, तारागढ़ और नाग हिल्स। ये मध्य अरावली आपको जब करवाई थी उसमें बता दिए थे आपको, टोडगढ़ जो कि 900 प्लस है, 934 मीटर, प्रेजेंट ब्यावर में आती है। टोडगढ़ के बाद में नेक्स्ट आती है तारागढ़। तारागढ़ 800 प्लस है, 873 मीटर, ये आती है अजमेर में। फिर है नाग हिल्स, नाग पहाड़ियां, नाग हिल्स है 795, ये भी अजमेर में आती है। जैसे सीक्वेंस में अगर टोडगढ़ नहीं दी गई तो आंसर मानना है तारागढ़, ये भी नहीं दी गई आंसर मानना है नाग हिल्स। मध्य अरावली की तीनों पहाड़ियां कुछ इस तरीके से हैं। जैसे अजमेर वाला जो पार्ट है, अजमेर के नीचे ब्यावर की तरफ है, ये टोडगढ़ है जो 934 वाली है। अजमेर सिटी की तरफ है जहां तारागढ़ का किला है, ये तारागढ़ की पहाड़ी है। और अजमेर के पश्चिम में जो सर्पिलाकार रूप में दिखाई देती है, सर्प की आकृति में, वो है नाग पहाड़ी। और उस नाग पहाड़ी से अरावली के पश्चिम में एक नदी बहती है जो मरुस्थली की सबसे लंबी नदी है, लूनी। तो लूनी का उद्गम मुख्यतः नाग पहाड़ी या अजमेर की पश्चिमी पहाड़ियों से हुआ है, जो नाग अर्थात सर्पिलाकार आकार में। तो राजस्थान में सर्पिलाकार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो सर्पिलाकार पहाड़ियां अजमेर, अजमेर के वेस्ट की तरफ हैं, जिनको अपन कहते हैं नाग हिल्स अर्थात नाग पहाड़ियां। तो ये मध्य अरावली वाले पार्ट में। इसके बाद में मध्य अरावली के बाद में लास्ट होता है अरावली का दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी अरावली, सदर्न अरावली पार्ट। साउथ अरावली वाला जो पार्ट है उसमें सबसे ऊंची चोटियां आती हैं, वो तो आती हैं गुरु से। यानी एक ट्रिक और एक फॉर्मूले में याद रख लीजिए इनको, गुरु से, दिल से जरा आस। नेक्स्ट में से साथ में लेना है, दिल से जरा आस। तो गुरु से दिल से जरा आस, इसके अंदर गुरु का मीनिंग क्या रहेगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर। नेक्स्ट आती है शेर। नेक्स्ट आती है देलवाड़ा, जिसको दिलवाड़ा चोटी भी कहते हैं। उसके बाद में आती है जरगा। फिर आस में ऐसे आती है अचलगढ़। इन 5 ऊंची चोटियों में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो जरगा है वो उदयपुर में है। बाकी इसके अलावा जितनी 5 दिखाई दे रही हैं, बाकी 4 आपके सिरोही में है जरगा के अलावा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अरावली की सबसे ऊंची चोटियां सिरोही के अंदर आती हैं, क्योंकि यहाँ जो चोटियां रहेंगी वो राजस्थान के हाईएस्ट पीक रहती हैं, सबसे ऊंची चोटियां। तो राजस्थान में चौड़ाई भी अरावली की सदन में दक्षिण में ज्यादा है और हाइट भी दक्षिण में ज्यादा है। हालांकि एरिया हम उदयपुर में ज्यादा मानते हैं और एवरेज हाइट हम सिरोही में ज्यादा मानते हैं। तो एरिया ज्यादा होने का मीनिंग अरावली ज्यादा फैली हुई कहाँ है? उदयपुर में। अरावली की ज्यादा हाइट कहां पर है? तो जहां गुरु शिखर है, मीनिंग सिरोही के अंदर। तो ये वाली जो गुरु शिखर वाली जो चोटी है, इसकी हाइट है 1722 मीटर। नेक्स्ट है 1600 पे कोई डेटा नहीं है, 1597 मीटर। नेक्स्ट 2 डेटा है आपके 1400 पे 1442। और जरगा वाला ये वाला पार्ट उदयपुर वाला है 1431। और लास्ट वाला 1300 पे 1380। इसका मीनिंग है 5 में से एक हाइट है 1300, 2 है 1400, फिर एक डेटा है 1500, फिर एक 1600 को स्किप करना है। 1600 की जगह 1400 को 2 बार लिया अपन ने, 1431 और 1442, 1431 और 1442। उसके बाद में 1500 शेर, 1597
और फिर एक 1700 प्लस है गुरु शिखर 1722। तो इनके अंदर लगभग सबकी जो लोकेशन है जरगा को छोड़ के सिरोही में है। तो गुरु शिखर है ये सिरोही में, शहर है सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में, अचलगढ़ सिरोही में, जबकि जो जरगा है वो जरगा कहाँ पर है, झीलों की नगरी उदयपुर। जो मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी थी, द हाईएस्ट पीक ऑफ मेवाड़ अरावली, वो जरगा को माना जाता है। इसके बाद में जो दक्षिणी अरावली उसमें कुछ चोटियां और भी आती हैं, जिसमें कुंभा, धोनी, ऋषि, कमलनाथ। इसके अलावा अगर कुछ पहाड़ियां और भी लें आप, तो दक्षिणी अरावली की तरफ करते हुए जालोर की कुछ पहाड़ियां, जिसमें एक सुंदा माता पर्वत है और एक उदयपुर के अंदर माकड़ मगरा। माकड़ मगरा ये चोटी भी है। तो सुंदा माता तो आपको ध्यान है जालोर के अंदर है, ये माकड़ मगरा है ये उदयपुर के अंदर। कमलनाथ, तो कमल वहां मिलेंगे जहां पानी होगा, झील होंगी। तो राजस्थान में झील सर्वाधिक कहां पर है, उदयपुर। तो कमल को भी वहीं छोड़ना है, झीलों के अंदर उदयपुर। ऋषि, तो आपको ध्यान है गुरु शिखर को राजस्थान में संतों का शिखर कहा गया है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को जो संतों के शिखर के रूप में डिफाइन किया है। तो जहां संत है वहीं ऋषि हैं। तो वास्तव में ऋषिकेश इंडिया में आता है। जो ऋषिकेश स्थान है जिसकी फेम है, प्रसिद्ध है, वो उत्तराखंड के अंदर है। लेकिन राजस्थान का जो ऋषिकेश है वो सिरोही के अंदर है। तो ये वाला जो पॉइंट है ऋषि वाला, ऋषिकेश। फिर धोनी से आता है धोनिया, कुंभा से आता है कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ आपको ध्यान है कुंभलगढ़ फोर्ट भी है राजसमंद में। धोनिया चोटी है ये राजसमंद में। ये मिस प्रिंटिंग के कारण नोट्सों में कई जगह आपके राजसमंद की जगह गलती से सिरोही लिखा हुआ है। तो धोनिया और धोनिया को भी एक जगह, एक दूसरी जगह तो सही लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह घोनिया शब्द आता है। तो ये धोनिया नहीं होके, सॉरी घोनिया नहीं होके धोनिया चोटी है। और सिरोही में नहीं होके ये कहां पर है, राजसमंद क्षेत्र के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना कि धोनिया है ये राजसमंद के अंदर है, सिरोही में नहीं है। तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ फोर्ट जहां पे है राजसमंद, धोनिया राजसमंद, ऋषिकेश ये मैंने आपको बताया था संतों का शिखर यानी सिरोही की तरफ गुरु शिखर की ओर। कमल जहां पर है वह है उदयपुर के अंदर कमलनाथ के नाम से। सुंदा माता माउंटेन है जालोर, जहां सुंदा माता का टेम्पल है वहां सुंदा पर्वत। और माकड़ मगरा ये उदयपुर के अंदर। अब इनमें हाइट की बात करें तो मुख्यतः ये वाला भाग जो कुंभलगढ़ है ये 1200 का पहाड़ा, यानी 1200 की टेबल दो बार बोल दीजिए, 1224 मीटर। नेक्स्ट है धोनिया। तो धोनी ने वर्ल्ड कप कब जीता था, 2011 में। और कपिल देव ने कब जीता था, 1983। तो दोनों के लास्ट ईयर लिख दो, धोनी का 2011 का 11 और कपिल देव जी का 1983 का 83। तो इस तरीके से 11 और 83 ये धोनिया वाला। और धोनी के नाम को अगर गांव में बोला जाए तो गांव वाले थोड़ा बिगाड़ के ही बोलते हैं। भाई संदीप को भी सीधा संदीप नहीं संदीपड़ा बोल देते हैं। तो वैसे को धोनी के नाम को बिगाड़ा जाए तो धोनिया। तो धोनिया 2011 और कपिल देव 1983। तो दोनों के लास्ट वाले जो डेटा है वो इसमें लिख दो, वो इसकी चोटी की हाइट है 1183। तो 1200 प्लस है आपके कुंभलगढ़, 1100 प्लस पे धोनिया। बाकी ऋषि और कमलनाथ है दोनों 1000 पे। ऋषि 1017, तो ऋषि श्री श्री 1017।
और कमलनाथ है, तो कमलनाथ है श्री श्री 1001, तो श्री श्री लगते ही 1008 नहीं कर देना है अपने को। फिर बाद में सुंदा माता माउंटेन है, ये 991 991, और माकड़ मगरा ये से थोड़ा सा कम हाइट पर है 989, यानी ये 989 और इसे 2 मीटर हाइट पे है सुंदा। तो इस तरीके से अरावली की दक्षिण के अंदर भी हमने लगभग 10-11 प्रमुख चोटियां देखी हैं। मध्य अरावली के अंदर मुख्यतः 3 प्रमुख चोटियां देखी हैं, जबकि उत्तरी अरावली में लगभग 5 ऊंची चोटियां। तो इस तरीके से अरावली की लगभग ये 18-19 चोटियां अगर आपको याद है, तो एग्जाम में जो एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आता है कि अरावली की ऊंची चोटियों का घटता हुआ क्रम या ऊंची चोटियों का बढ़ता हुआ क्रम बताइए, तो वो लगभग आपका सही होगा। लेकिन ये तीनों पढ़ने के बाद में उत्तरी अरावली, मध्य और दक्षिणी अरावली, अब इन सब में जो इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं उनका एक आप सीक्वेंस और एक ट्रिक बना लो। तो इसका मीनिंग उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पहाड़ियों को लिया जाएगा, जरूरी नहीं है सब पहाड़ियों को लेना। तो ये ध्यान रखना, इसमें सभी पहाड़ियों को ट्रिक में यूज नहीं करेंगे, जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है केवल उसको, ताकि अपने को लगभग 17-18 ऊंची चोटियों का पता हो। एक आप उन चोटियों का नाम याद रखने की कोशिश नहीं करें जो अपने जगह जगह रिपीट होते हैं। जैसे कुंभलगढ़ को याद रखने की आवश्यकता नहीं कहां पर है, क्योंकि हिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप कुंभलगढ़, अभी तो ज्योग्राफी में भी कई बार कुंभलगढ़ आएगा अपने। पहले बोराट के पठार में भी कुंभलगढ़ आ चुका है, तो कुंभलगढ़ का तो हमें पता है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। फिर नेक्स्ट है धोनिया, तो धोनिया भी एक कुंभलगढ़ वाली जगह है, यानी राजसमंद में लेना है। ऋषि और कमलनाथ, तो कमल जो पानी में होता है, कीचड़ में होता है, तो पानी यानी झील जहां देख है, तो कमल को छोड़ना झीलों की नगरी उदयपुर में। और ऋषि जहां संतों के शिखर यानी गुरु शिखर है, उसके निकट आता है ऋषिकेश। तो राजस्थान में जहां संत हैं वहीं ऋषि हैं, अर्थात दोनों सिरोही में है। और लास्ट में आता है सुंदा माता, ये नाम सुना है आपका, सुंदा पर्वत, जहाँ सुंदा माता टेम्पल स्थित है जालोर में। और ये माकड़ मगरा, तो माकड़ मगरा आता है उदयपुर के अंदर। तो इनमें से कोई एक दो नाम हो सकता है जो आपके नहीं सुने हुए हो, बाकी तो लगभग हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में या ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं सुनने में मिलते हैं। तो ये सभी कंप्लीट होने के बाद अरावली की सर्वोच्च चोटियां, यानी पार्ट वही चल रहा है अरावली की सर्वोच्च चोटियां, लेकिन जो महत्वपूर्ण है केवल वो कवर करेंगे। अरावली के एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चोटियां, महत्वपूर्ण चोटियां, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हिल्स या महत्वपूर्ण चोटियां वो कौन कौन सी हैं ये देखिए। तो 5 तो जो अभी मैंने आपको बताई थी, सिरोही की तरफ और उदयपुर की तरफ, गुरु से दिल से जरास, जिसमें आपको बताया था जरा वाला ये जरगा है, जो कि मुख्यतः उदयपुर के अंदर। बाकी जो बची हुई ये चोटियां हैं, चाहे देलवाड़ा हो सिरोही में, शहर हो ये भी सिरोही में, चाहे गुरु शिखर हो ये सिरोही में, चाहे अचलगढ़ चोटी हो ये सिरोही में। तो इसका मीनिंग 5 ऊंची चोटियों में सिर्फ एक जरगा की लोकेशन याद रखनी है उदयपुर, बाकी सब सिरोही के अंदर। अब इनमें हाइट आपको बता दी थी मैंने, गुरु शिखर जो सिरोही में है 1722, शेर 1500 प्लस है 1597, आगे वाली दो चोटियां 1442 पे और 1431 पे, और एक लास्ट में इनमें 1380 मीटर। तो ये सारी यूनिट जो हाइट है वो सारी किसमें, मीटर्स के अंदर। तो गुरु से दिल से जरा आस, तो ये 5 प्रमुख ऊंची चोटियां। इनके बाद में जो नेक्स्ट ट्रिक है उसमें इंपोर्टेंट पहाड़ियां अपन जो जो लेंगे,
तो ये पहले भी मैंने बताया है कि आप गलती से इनको ये नहीं सोचें कि सारी पहाड़ियां हम क्रम में पढ़ तो क्रम में रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट हिल्स को ले रहे हैं, सभी पहाड़ियों को नहीं लेंगे। तो गुरु से दिल से जरा आस, उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो ट्रिक है, उसमें हम जिन शब्दों को यूज करेंगे, गुरु से दिल से जरा आस, उसके बाद में कुछ व्यक्तियों के नाम यूज करने हैं। कुंभा, धोनी, इस बार रघुनाथ भी इसमें ऐड कर लेंगे, तो रघुनाथ वैसे उत्तरी रावली का हिस्सा आता है। तो कुंभा, धोनी, रघुनाथ ऋषि, रघुनाथ ऋषि का सजन मोर, का सजन मोर, खो में, खोर में साथ में ही लिखना है। खो में सात बोली रोज बोले। ये जो सा और तय लिखा आपने, इनके बीच में तय के दोनों तरफ गैप छोड़ने हैं। सात बोली रोज बोले। तो ये चार व्यक्ति हैं, कुंभा, धोनी, रघुनाथ और ऋषि। इनके पास एक सजन मोर है। तो कुंभा, धोनी, रघुनाथ, ऋषि का सज्जन मोर क्या करता है, खोहे में सात बोली रोज बोले। सात, इसके नीचे भी स्पेस छोड़ना है एक चोटी के लिए, एक पहाड़ी के लिए। सात बोली रोज बोले। इन सभी का अपना मीनिंग निकलेगा, वो देखेंगे लास्ट में क्या क्या मीनिंग है। तो कुंभा का आपको ध्यान है, कुंभलगढ़, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी दक्षिणी रावली में। कुंभलगढ़ राजसमंद जो लगभग 1224 मीटर, 12 की टेबल को दो बार लिखा था। फिर धोनी से है धोनिया, तो धोनी ने वर्ल्ड कप जब जीता था वो 2011, तो एक तो 11 टाइटल को यूज करेंगे और एक कपिल देव जी वाले 1983 को। तो ये कुंभलगढ़ धोनिया दोनों राजसमंद में। रघुनाथगढ़, तो रघुनाथगढ़ वाला पार्ट है, इस सीकर में आता है। ऋषिकेश और एक कमलनाथ, का से याद रखना कमलनाथ। तो रघुनाथगढ़ है सीकर में 1055, ऋषिकेश सिरोही में 1017, कमलनाथ 1001। तो ये ध्यान रखना, ऋषि श्री श्री 1017 और कमलनाथ जो पहले भी बोला था 1001। तो ये 1000 पे 3 यूनिट है, 1001, 1017, 1055। रघुनाथगढ़ सीकर में, ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ अपने उदयपुर झीलों की नगरी में। तो कमल रहेगा पानी वाले एरिया में, कीचड़ वाले एरिया में। तो कमलनाथ के क्षेत्र में आएगा, तो कमलनाथ आएगा अपने उदयपुर के पास। अब अपने को यहाँ पे ये लगता है कि सर बीच में कुछ पहाड़ियां आपने छोड़ दी, तो उनका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, और आपको लगता है कि हमें सारी याद कर सकते हैं, तो उनको तीनों अलग अलग रावली में उनके नाम और उनके हाइट को याद कर लीजिए। तो एग्जाम में जब उनके नाम और हाइट आप साइड में लिखेंगे, तो आपको लगभग सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। जो दिए गए क्वेश्चन में पहाड़ियों के जो नाम होंगे, उसमें आप समझ जाओगे कि घटते हुए क्रम ये है, और बढ़ते हुए क्रम अगर पूछ लिया जाए आरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर है, तो बढ़ते हुए क्रम में आंसर उसके अपोजिट होगा। तो ये कमलनाथ उदयपुर की तरफ। फिर सजन से सजनगढ़, तो ये सजनगढ़ उदयपुर में जो पहाड़ियां वो वाला एरिया है, जहां सजनगढ़ सेंचुरी भी है। मोर से मोरमजी और टोडगढ़, ये मोरमजी वही है जो मध्य अरावली की ऊंची चोटी टोडगढ़। तो टोडगढ़ आपको ध्यान है ब्यावर में 934 मीटर, सजनगढ़ उससे 4 मीटर ऊपर है, 938 मीटर। तो सजनगढ़ महाराणा सजन सिंह वाला जो क्षेत्र है उनके नाम से सजनगढ़। मोरमजी या टोडगढ़ ये है ब्यावर के अंदर। फिर खो, तो ये खो नागौरियन आती हैं जयपुर में, जिनकी हाइट 920 मीटर है। तो इनकी लोकेशन याद रखना, खो जयपुर में। सा से याद रखिए सायरा, सायरा झीलों की नगरी में उदयपुर। ये फिक्स राउंड फिगर में है 900। फिर नेक्स्ट तारागढ़,
तारागढ़ आपको ध्यान है 873। अब यहाँ एक चोटी तारागढ़ के ऊपर आएगी जिसका नाम है लीलागढ़। तो तारा के ऊपर कौन है? लीला। और तारा के नीचे कौन है? तारागढ़ के नीचे, तारा के नीचे है डोरा माउंटेन या डोरा पर्वत। डोरा माउंटेन या डोरा पर्वत। तो लीलागढ़ है, यह तारागढ़ से 1 मीटर ऊपर है उदयपुर के अंदर। तो 1 मीटर ऊपर का मीनिंग है लीलागढ़ की हाइट है 874। और जो डोरा माउंटेन है जसवंतपुरा की पहाड़ियों में आता है। डोरा माउंटेन जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां उसकी ऊंची चोटी है। ये तारागढ़ से 4 मीटर नीचे है अर्थात 869। तो लगभग ये 4-5 डेटा के अंदर आपकी 3 चोटियां आ जाती हैं। लीलागढ़ उदयपुर, तारागढ़ अजमेर, डोरा जालोर की तरफ जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। फिर लास्ट में है जो अपने बोला था 7 बोली रोज बोले। तो जो बोली रोज बोले उसका मीनिंग क्या है ये देखिए। तो यहां तक अपना कंप्लीट हो गया 7 तक। तो तय से ऊपर अपन ने एक चोटी ली है लीला, और तय के नीचे अपन ने एक चोटी ली है तारागढ़ के ऊपर लीलागढ़, और तारागढ़ के नीचे की ओर डोरा माउंटेन या डोरा पर्वत। तो ये दो ध्यान रखना, तारागढ़ के दोनों तरफ ऊपर लीला को और नीचे किसको रखना है? डोरा को। तो सायरा, लीलागढ़, तारागढ़, डोरा, इसके बाद में 7 बोली रोज बोले। बोली से मीनिंग एक चोटी आती है बिलाली। तो बिलाली की जो पुरानी लोकेशन है वो तो अलवर है। तो बुक्स में आपके अलवर है तो उसको अलवर रहने देना, लेकिन ब्रैकेट में लिख देना वर्तमान कोटपुतली बहरोड। वर्तमान कोटपुतली बहरोड। सात बोली, तो बोली से बिलाली। तो पूर्वी राजस्थान में वैसे लड़कियों को लाली और लड़कों को क्या कहा जाता है? लाल्या, लाला। तो ये लाली कहाँ वाली? ये लाली अलवर वाली। वर्तमान में कहाँ है लाली? अलवर से शिफ्ट होके अब यानी नया जो पार्ट बहरोड, ये जो बहरोड अलग हुआ ये बहरोड कोटपुतली के साथ मर्ज हो गया एक नया जिला कोटपुतली बहरोड। तो वर्तमान लोकेशन वर्तमान कोटपुतली बहरोड। फिजिकल ज्योग्राफी क्लास में देखो आज जो सिलेबस में जो चेंजेज हुए हैं उन चेंजेज के ऊपर आज हम बात करेंगे। और उसके बाद में जो आपका सीक्वेंस है, क्योंकि अभी तक जो पार्ट अपने पुराने वाले थे वो पुराने वाले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग थे, तो अब उसमें चेंजेस किस तरीके से हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बात होगी अपनी। फिजिकल ज्योग्राफी यानी आपके सब्जेक्ट वाली जो है उसमें सिलेबस डिस्कस को लेके बात करेंगे अपन आज। वो बातें हम प्रॉपर उस क्लास में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो आपकी ज्योग्राफी वाली ये जो क्लास है, हालांकि ये भी सब्जेक्ट का पार्ट ही है आपका, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में चल रहा है आपका। तो 7 बोली रोज बोले। तो रोज से जालोर की तरफ पहाड़ी आती है जिनका नाम है रोजा भाकर। रोज बोले, तो बोले का मीनिंग अपने को बै से लेना है बैराट पहाड़ियां, जो एग्जाम में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पूछी जाती हैं। तो बिलाली जो अलवर की तरफ है इसके हाइट के तौर पे हम मानते हैं 775 मीटर। मुख्यतः रोजा भाकर जो कि जालोर की तरफ है ये मानी जाती है 730 मीटर। लास्ट में बैराट की पहाड़ी जो कोटपुतली बहरोड में आती है, पहले जयपुर में थी। तो एक कोटपुतली बहरोड वाली जो बैराट की पहाड़ी है 704 मीटर। तो इसमें 700 के 3 डेटा लिए हैं, बिलाली में 775, 700 पे 30 और 700 पे 4। तो ये आप ट्रिक्स के अंदर लगभग 18-19 जो चोटियां प्रमुख है, इंपॉर्टेंट जो चोटियां हैं उनको ठीक से रट के रखिए। और जब भी इनको एग्जाम में पूछा जाए तो 2 ट्रिक हैं। एक तो 5 वाली ऊंची चोटियों का, गुरु से, दिल से, जरा, आस। अब इसमें एक जरगा की लोकेशन याद रखनी है उदयपुर, बाकी 4 कहां पर आपके सिरोही।
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अरावली की जो एवरेज हाइट है, अरावली की जो एवरेज हाइट है वो सर्वाधिक है दक्षिण में, अर्थात सिरोही में सबसे ज्यादा है। तो एक तो अरावली मैक्सिमम एक्सटेंट इन उदयपुर, कि अरावली ज्यादा फैली हुई उदयपुर में है, जबकि ऊंचाई सर्वाधिक सिरोही में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना। अरावली की हाइट सर्वाधिक सिरोही में। तो ये जो सर्वोच्च चोटियां हमने कंप्लीट की हैं, इन चोटियों के बाद में एक तो जो गुरु शिखर है, उस गुरु शिखर के लिए कर्नल जेम्स टॉड, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है, संतों का शिखर कहा है। तो एक तो इसमें ये याद रखना, संतों का शिखर किसको कहा गया है? गुरु शिखर को। इसके बाद में अरावली की औसत ऊंचाई, यानी जो एवरेज हाइट है वो सर्वाधिक, तो जहां इसकी सर्वोच्च चोटी है वो आंसर रहेगा सिरोही, कि औसत ऊंचाई सर्वाधिक सिरोही में। दूसरा है एवरेज हाइट के अलावा अरावली का सर्वाधिक विस्तार, तो अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार या मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो आता है उदयपुर। कि अरावली राजस्थान के किस जिले में अधिक फैली हुई है? इसका मीनिंग ये होता है कि जिस जिले में अरावली की चौड़ाई अधिक है वो तो विस्तार में माना जाएगा। सिरोही में भले ही एरिया कम है लेकिन वहां हाइट ज्यादा है। तो अरावली की एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई सर्वाधिक किस जिले में है? तो एवरेज हाइट सर्वाधिक मैक्सिमम सिरोही में है, इसका मीनिंग ये है। और जहां इसका भले ही ऊंचाई कम हो लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा होना चाहिए, तो मैक्सिमम एक्सटेंट इन उदयपुर, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, और हाइट सर्वाधिक किस क्षेत्र में? सिरोही की तरफ। तो अरावली के जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने जो चल रहे थे, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में एक कॉन्सेप्ट तो अपना कंप्लीट किया हमने पिडमोंट के रूप में या पिडमांट के रूप में, तो पर्वत पदीय भाग को, यानी फुट रीजन ऑफ माउंटेन, पर्वत पदीय भाग को पिडमोंट कहा जाता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट अरावली की सर्वोच्च चोटियां, सर्वोच्च चोटी का मीनिंग है इनको हमने जो कवर किया है वो घटते हुए क्रम में इस सीक्वेंस में, यानी अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि एग्जामिनर डिसेंडिंग में भी पूछता है और असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछता है, आरोही क्रम के अंदर, यानी चोटियों का घटता हुआ क्रम, या आरोही का मीनिंग बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम में पहले कम हाइट वाली, फिर उससे अधिक हाइट, फिर उससे अधिक हाइट, फिर उससे अधिक हाइट। तो ऐसी कुछ पहाड़ियां जो बीच में से निकल ली जाएंगी जिसमें एक की हाइट कम है, दूसरी की उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम। सॉरी। फिर इसके बाद में सर्वोच्च चोटियों के बाद राजस्थान एवं अरावली की प्रमुख पहाड़ियां। इसका मीनिंग ये है
कि मेजर हिल्स ऑफ राजस्थान, और राजस्थान में भी मोस्टली कौन सी है, अरावली वाली। तो मेजर हिल्स ऑफ राजस्थान एंड अरावली, कि मुख्यतः वो पहाड़ियां जो राजस्थान की पहाड़ियां या अरावली की पहाड़ियां हैं। अब इनमें से अगर हम देखें तो राजस्थान या अरावली की पहाड़ियों में, यहां उन पहाड़ियों को कवर करेंगे जो अपनी लोकेशन के लिए प्रसिद्ध है। अपनी लोकेशन यानी अपनी स्थिति को लेकर। तो अपनी स्थिति को लेकर जो पहाड़ियां प्रसिद्ध है, जैसे कि इनके हाइट का इंपॉर्टेंस कम होता है, जैसे कि भाकर। तो भाकर अरावली की पहाड़ियों को मुख्यतः सिरोही में कहा जाता है। तो ये पहाड़ियां हम कवर करेंगे। ये कुछ एक ट्रिक्स हैं कुछ पहाड़ियों को पहचानने की, वो ध्यान रखना आप। ये ज्यादातर आपके करेक्ट बैठेंगे, एक दो जगह अपवाद भी मिलेंगे इनके। ऐसा नहीं है कि इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमेशा पहाड़ियां ठीक होंगे, लेकिन लगभग आपके ठीक बैठेंगे। तो अरावली के अंदर जो पहाड़ियों में सिर्फ भाकर शब्द लगा हुआ है, ओनली भाकर शब्द लिखा हुआ है, इसका मीनिंग सिरोही के अंदर। और भाकर से पहले अगर किसी पहाड़ी का नाम या गांव का नाम लिख दिया तो आंसर रहेगा जालोर। जैसे रोजा भाकर, जालोर। इसराना भाकर, तो इसका मीनिंग पहाड़ी के नाम के आगे भाकर लगा हुआ है, तो आंसर रहेगा जालोर। तो ओनली भाकर सिरोही। और यहां पे अगर ऐड है पहाड़ी का नाम, पहाड़ी का नाम प्लस भाकर, देन आंसर रहेगा जालोर। इसके बाद में नेम ऑफ हिल्स यानी पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी। तो ये मगरा मगरी वाली पहाड़ियां ये आती हैं उदयपुर की तरफ। हालांकि उदयपुर के अलावा कुछ राजसमंद, क्योंकि राजसमंद उदयपुर से ही अलग हुआ है। तो छोटी पहाड़ियों को मुख्यतः मेवाड़ की तरफ क्या बोलते हैं, मगरा और मगरी कहा जाता है। जैसे जयपुर और इसके आसपास वाले एरिया में कहते हैं डूंगर डूंगरी। जैसे जयपुर है, कोटपुतली, बहरोड है, यहाँ छोटी पहाड़ियों के आगे टाइटल डूंगर या डूंगरी लगता है। मेवाड़ वाले इनको मगरा मगरी। सिरोही और जालोर की तरफ मुख्यतः भाकर या भाकरी कहा जाता है। सिरोही में केवल भाकर है, और जालोर में गांव के नाम या स्थानों के नाम के साथ भाकर। यानी जैसे रोजा गांव में पहाड़ी है तो उसको रोजा पहाड़ी नहीं बोलेंगे, रोजा भाकर कहा जाएगा जालोर के अंदर। तो ये पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी उदयपुर राजसमंद। और सेम ऐसे ही पहाड़ी का नाम प्लस डूंगर डूंगरी जयपुर एंड कोटपुतली बहरोड। डूंगर या डूंगरी, डूंगर डूंगरी। तो इसमें रहेगा अपना जयपुर एंड कोटपुतली बहरोड। जयपुर एंड कोटपुतली बहरोड। तो ये कुछ राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां हैं जिनको पहचानने के हिंट तो अपन ने लिख लिए हैं। लेकिन इसमें प्रमुख पहाड़ियों की लोकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इनका हाइट के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंस ज्यादा नहीं है। इनका इंपोर्टेंस मुख्यतः स्थिति को लेकर है, कौन सी पहाड़ी है और किस जिले में है। तो इनमें क्वेश्चन मुख्यतः वही आते हैं हिल्स के अकॉर्डिंग, यानी या तो पहाड़ी का नाम या इनमें माउंटेन का नाम आता है, और दूसरा एक तरफ डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है। तो इन पहाड़ियों को इनके जिलों से सुमेलित करवाया जाता है, या हो सकता है 3 सही सुमेलित हो और एक गलत हो, वो पूछा जाए। तो इस तरीके से आपका जो पहाड़ी वाला पार्ट है राजस्थान की और अरावली की जो प्रमुख पहाड़ियां, इसका मीनिंग इसमें कुछ ऐसी पहाड़ियां भी होंगी जो राजस्थान का हिस्सा तो है लेकिन अरावली का हिस्सा नहीं है। तभी अपन ने हेडिंग डाला है राजस्थान एवं अरावली की पहाड़ियां। तो इसमें राजस्थान की पहाड़ियां भी है और ज्यादातर पहाड़ियां इसमें अरावली की हैं। तो इस वाले पार्ट को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, यानी कल की क्लास में। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे अपन। अब किसी के कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है।
टॉपिक में किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी नहीं आ रही, इसका मीनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई होगी तो कल अपन देख लेंगे। तो सेशन को कंप्लीट करते हैं अपन। थैंक यू।